हाय स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों को मैंने बताया था कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों ही इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था आपको कि दोनों का ही सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सी एफ और एक पी आई। वो आप लोगों ने निकालना सीख लिया है, लेकिन अब हमारे पास एक और नया मेथड है सॉल्व करने का, जिसमें हमें ना तो सी एफ निकालने की ज़रूरत पड़ती है ना पी आई निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस पे भी कभी कभी आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है, और ये मेथड काफ़ी ही ईजी है। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही सॉल्व करना है, तभी आपको ये वाला मेथड लगाना है। अब इसमें क्वेश्चन की पहचान कैसे हो, तो इसका एक ही तरीका है देखने का कि बस क्वेश्चन में लिखा होगा कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही करें। अगर नहीं लिखा हुआ तब आप नॉर्मल अपने किसी भी मेथड से करें जो सी एफ पी आई वाला मेथड है। अब इसको हम करते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक सैम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे पास 3 del u/del x प्लस 2 del u/del y इज इक्वल टू 0, और एक इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है कि ux0 इज इक्वल टू 4e⁻⁻x। इस इनिशियल कंडीशन का अभी कोई काम नहीं है, ये बस कॉन्स्टेंट्स निकालने की, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें बाद में काम आएगी। तो इसको अभी आप भूल जाओ, इस चीज़ को आप अभी भूल जाओ, अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दो सिर्फ ये वाला। और क्वेश्चन इस तरीके से कि फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। डिपेंडेंट मतलब जो किसी और पे डिपेंड करे। आप देख रहे हो यहाँ पे u x और y पे डिपेंड कर रहा है, u x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे u x y। u दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे, और x और y इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इस फंक्शन में। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको सॉल्यूशन इज्यूम कर लेना है। आपको लिखना है लेट सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा इस इक्वेशन का, जो आपको निकालना है फाइंड इट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो होगा u x y इज इक्वल टू कैपिटल X। हेयर कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x। ये जो x था इसका फंक्शन बना लिया है कैपिटल X इंटू कैपिटल Y, और यहाँ पे जो कैपिटल Y है वो स्मॉल y का फंक्शन है। अब इसी चीज़ से इसका नाम पड़ा कि हमने सॉल्यूशन को एज्यूम कर लिया कि ये दो सेपरेटेड वेरिएबल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक वेरिएबल होगा x जो कि स्मॉल x का फंक्शन है, दूसरा वेरिएबल होगा y जो कि स्मॉल y का फंक्शन है। हमने क्या किया, सॉल्यूशन को एज्यूम कर लिया कि वो दो वेरिएबल्स में सेपरेट हो गया है, कैपिटल X और कैपिटल Y, जहाँ पे कैपिटल X क्या है, स्मॉल x का फंक्शन है, और कैपिटल Y क्या है, स्मॉल y का फंक्शन है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे f(x) इंटू f'(y), लेकिन हम लोगों ने x और y में इसलिए लिखा ताकि हमें पता चले देख के कि x स्मॉल x का फंक्शन है, y स्मॉल y का फंक्शन है। बस एक लिखने का तरीका है, तो ये वाला आप नहीं यूज़ करेंगे, आप ये वाला बस यूज़ कर लेंगे। आपने सबसे पहले एक सॉल्यूशन को एज्यूम कर लिया बस। अब इस सॉल्यूशन को एज्यूम करके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि आपको जो इक्वेशन दी थी उसमें जो जो पूछा है आपसे, del u/del x पूछा है और del u/del y पूछा है, जो जो भी वेरिएबल है इस इक्वेशन में वो आप इस इक्वेशन की यूज़ करके, वन को यूज़ करके वो आप निकाल लो। तो del u/del x हम निकाल लेते हैं। del u/del x इस इक्वेशन से क्या होगा, y तो कांस्टेंट हो जाएगा कैपिटल Y, तो y तो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव, और del u/del y क्या होगा, वो होगा यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x ऐसे ही रहेगा, और y डैश। पार्शियल डेरिवेटिव जिसको निकालना नहीं आता है वो एक बार क्विकली देख ले, रिकैप दे रहा हूँ। पिछले सेमेस्टर में वैसे आप सब लोगों ने सीखा है कि जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं उसको वेरिएबल मानते हैं, बचा हुआ सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए y को हमने कांस्टेंट मान लिया, y बाहर आ गया, और x को वेरिएबल मानेंगे तो x डैश, क्योंकि x तो एक स्मॉल x का फंक्शन है। इस तरीके से हमने लिख लिया, जो जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था हमारे पास सब आ गया, del u/del x भी आ गया और del u/del y भी आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इन्हीं वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन रिड्यूस होके आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें LHS के अंदर सिर्फ x का ही फंक्शन रहा है और RHS में सिर्फ y का ही फंक्शन रहा है। इससे क्या मतलब है, आप देखो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे 3yx डैश और 2xy डैश को उधर ले जाएंगे 2xy डैश, और यहीं से निकल के आ जाएगा इंप्लाइज 3x डैश अपॉन x इज इक्वल टू -2y डैश अपॉन y। आपकी जो LHS है वो सिर्फ x का ही फंक्शन है और RHS सिर्फ y का ही फंक्शन है। ये इसमें बेसिक कंडीशन है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका था कि आपको सबसे पहले सॉल्यूशन एज्यूम कर लेना है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप ये हो गया कि आपको इस तरीके से लिख लेनी है इक्वेशन कि LHS आपका सिर्फ एक ही फंक्शन हो और RHS भी एक ही फंक्शन, एक ही वेरिएबल पे हो। बस यहाँ तक जब आप कर लें, इसके बाद आपको इन दोनों को एक k के इक्वल कर लेना है, एक कॉन्स्टेंट k के।
बेसिक स्टेप बिल्कुल कि हमने इसको एक क्या किया है, कांस्टेंट के इक्वल मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3x डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, जो कि यहाँ से आया 3x डैश अपॉन एक्स किसके इक्वल है, के, इसमें इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। 3x डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट करने के लिए दोनों साइड क्या करते हैं, dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो अब आप देखोगे कि ये रह जाएगा इंटीग्रेशन x, 3 तो बाहर आ जाएगा, x डैश dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू के dx। तो x डैश अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी, log x। अगर आप log x को मान लो t, तो आपका x डैश होगा dt बाई dx, और dx x डैश आपके किसके इक्वल होगा, dt के। तो यहीं से हमारा आया कि x का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपकी इंटीग्रेशन होगी 3 log x, और k dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, kx प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। आप लोगों को मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर जो फंक्शन नीचे पड़ा है ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो x डैश dx, तो आपका जो इंटीग्रेशन करके आंसर आता है वो आता है 3 log नीचे वाला फंक्शन log x। ये आप लोगों को याद रखना है, सबने 12th में पढ़ा है, आप टीवी मान के कर भी सकते हो। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो आप लोगों को एक बेसिक चीज़ पता है कि अगर log b टू द बेस a इज इक्वल टू x के इक्वल है, तो इसका मतलब होता है a टू द पावर x इज इक्वल टू b। ये हमारा log का बेसिक फॉर्मूला है, ये सब लोगों को पता है, मैंने इसलिए लिख दिया कि आप लोगों को एक बार जस्ट रिमाइंड हो जाए। अगर log b टू द बेस a x के इक्वल है, तो a टू द पावर x इज इक्वल टू b के इक्वल होता है। और अगर log में कुछ ना लिखा हो, जैसे लिखा log b और बेस कुछ नहीं लिखा, तो बेस ऑटोमेटिक हमारा क्या होता है, e होता है। हम उसको e मान के चलते हैं मैथ्स में। अगर log b लिखा है और बेस कुछ भी नहीं है, तो हम उसको क्या मानते हैं, e मानते हैं। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आपका यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा। अब log x को ऐसे ही रहने दो, आप इसको लिख लो kx प्लस c बाय 3। तो यहाँ पे आपका x जो आ जाएगा वो आपका जाएगा e kx प्लस c अपॉन 3। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y की वैल्यू ये आपके सामने है। अगर आपको y की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे बहुत ईजी है, जैसे जैसे x में किया है वैसे वैसे y में करना है। तो x और y की यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हम लोगों का u क्या था, जो हमारा सॉल्यूशन था u इज इक्वल टू एक्स वाई था। x और y की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। x की वैल्यू क्या थी, e टू द पावर के वाई प्लस सी बाय 3, और y की क्या थी, e टू द पावर माइनस के वाई प्लस सी अपॉन 2। ये kx है। अब u इज इक्वल टू एक्स वाई जो हमारा सॉल्यूशन था, जो हमने माना था इक्वेशन नंबर 1 में, उसी में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, e टू द पावर के एक्स प्लस सी बाय 3, और y की वैल्यू क्या आई है, e टू द पावर माइनस के वाई प्लस सी अपॉन 2। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा कुछ कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि इनिशियल कंडीशन से निकल ही जाएगी। तो इस कांस्टेंट को बाहर c1 की तरह लिख लो, कि जब बाहर निकल के आएगा e टू द पावर c बाय 3 और e टू द पावर c बाय 2 जब बाहर निकल के आएगा c1 बन जाएगा। वो क्या आएगा अभी मत निकालो, छोड़ो, तो हम बाद में एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। तो अंदर आपका क्या रहेगा, e टू द पावर के एक्स बाय 3 इंटू e टू द पावर माइनस के वाई बाय 2। ये आप लोगों का फाइनल u आ गया। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस c1 की वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू निकालनी है। तो आपकी इनिशियल कंडीशन क्या थी, u x, 0 क्या था, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। u x, 0 का मतलब है y को 0 डाल देंगे और x को कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारा जब y को यहाँ 0 डालेंगे तो क्या आएगा, c1 e टू द पावर के एक्स अपॉन 3, क्योंकि y वाला तो 0 हो गया, e टू द पावर 0 इज 1 इज इक्वल टू 4 e टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, c1 4 हो जाएगा और k जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -3। बस कंपेयर किया, तो यहाँ आप लिख लो बाय कंपैरिजन, लिख भी सकते हो कि c1 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया और k हो गया -3। बस कुछ नहीं, अब u को दोबारा लिख लेंगे इसी इक्वेशन में, c1 की वैल्यू डाल दो, k की वैल्यू डाल दो। ये आप लोगों का फाइनल आंसर है, और e टू द पावर 3/2। बस इसी तरीके से आप और भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के। बहुत ईजी मेथड है, एग्जाम में लिखा है तो आप आसानी से कर सकते हो। जनरली 4 नंबर और 6 नंबर में ही पूछा जाता है ये, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए और बेसिक लॉगरिथम वगैरह के ऑपरेशंस आने चाहिए। आप लोग और प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।